अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल रात से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग जैसी सूरत हाल है। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में अफगान तालिबान की कार्रवाइयों और फायरिंग का पाकिस्तान की तरफ से सख्त जवाब दिया गया और ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान को पहुंचने वाले भारी जानी और माली नुकसान की तफसीलात सामने आ रही हैं और हुकूमती सतह पर बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। आज शाम को DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक अफगान सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी इस हवाले से तफसीलात बताई हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वुज़रा के साथ GHQ का दौरा किया और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। अस्करी क़यादत ने वज़ीर आज़म को पाक अफगान सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि फितनतुल ख्वारिज और अफगान तालिबान रेजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अफगान तालिबान रेजीम और फितनतुल ख्वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हरदम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। वज़ीर आज़म ने अफगान तालिबान रेजीम के सरहदी इलाकों में हमलों को पसपा करने और भरपूर जवाबी कार्रवाई करने पर अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ़ की और कहा कि पूरी कौम वतन की हिफाजत के लिए अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अफगान तालिबान की जानिब से गुज़िश्ता रात की जारियत के अलावा आज ये इतलात भी सामने आई कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में ड्रोन से हमलों की कोशिश की गई। खुद अफगान तालिबान की वजारत दिफा ने दावा किया कि आज दिन को 11 बजे अफगान एयरफोर्स ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की, जिनमें इस्लामाबाद में एक फ़ौजी कैंप और नौशेरा में फ़ौजी बेस को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान के इन दावों को मुस्तरद किया गया और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कुछ शहरों में छोटे ड्रोन से हमले करने की कोशिश की गई, नाकाम बना दिया गया। पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने एबटाबाद स्वाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन्स लॉन्च करने की कोशिश की। एंटी ड्रोन सिस्टम ने तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन वाक़यात ने एक बार फिर अफगान तालिबान रेजीम और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दरमियान बराह रास्त रवाबित को बेनकाब कर दिया है। बाद में DGISPR ने भी ड्रोन हमलों से मुताल्लिक तस्दीक करते हुए अफगानिस्तान की जानिब से की गई जारियत की तफसीलात बताई। DGISPR ने यह ऐलान भी किया कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है और उन्होंने पाक अफवाज की जानिब से अफगानिस्तान को पहुंचाए गए नुकसानात की तफसीलात भी बताई। ऑपरेशन गज़ब लिल हक चल रहा है। अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के एहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 18 पोस्ट आर इन आर पोजेशन। 115 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और अटरली पीसेस अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेस की तबाह की जा चुकी हैं। वो हेडक्वार्टर्स, वो दफाई तनसीबात और मकामात जो कि दहशतगर्दी को और दहशतगर्द तंजीमों को, फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान, इनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं, इनकी मनसूबाबंदी में उनकी मदद करते हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इन फजाई निशानों में 22 मकामात पर काबुल में, कंधार में, पख्तिया में, नंगरहार में, खोस्त में और पख्तिका में टारगेट्स लिए गए। कई मकामात पर जो बुज़दिल अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेज हैं और जो ख्वारिज उनके साथ थे, वो ना सिर्फ भागे बल्कि उन्होंने अपनी साथियों की जो डेड बॉडीज हैं वो भी छोड़कर फरार। 274 पहली बात तो ये कि दिस इज द नंबर दैट वी हैव द कंफर्म नंबर एज ऑफ नाउ। द एक्चुअल नंबर वी अंडरस्टैंड इज मच हायर। इट इज अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द सिविल लीडरशिप, दैट द ऑपरेशन इज कंटिन्यूइंग। इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 27 जख्मी हैं और 1 सोल्जर मिसिंग इन एक्शन। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गुज़िश्ता रात पाक फौज की जानिब से जवाबी हमलों की तफसीलात भी बताई और उसकी फुटेजेस भी दिखाई। ये आप एंगेजमेंट्स देख रहे हैं, प्रिसाइज एंगेजमेंट्स बीइंग डन बाय द क्वाडकॉप्टर्स एंड ड्रोन्स नॉर्थ वजीरिस्तान में। हाउ देयर पोस्ट, देयर गन पोजीशंस, देयर टैंक पोजीशंस वर टेकन आउट, देयर बटालियन हेडक्वार्टर्स एंड सेक्टर हेडक्वार्टर्स वर टेकन आउट। खरलाची टर्मिनल को कैसे उड़ाया गया, यहाँ से उनकी पोस्ट कैसे वहाँ पे तबाह की गई है खोस्त के अंदर। तो दिस शोज दैट हाउ टारगेटेड, हाउ इंटेलिजेंस प्लेस्ड, हाउ केयरफुली सिलेक्टेड द engagements were. At no place any civilian infrastructure was targeted. These are all military targets. जहाँ से पाकिस्तान पे हमला किया गया, जहाँ से ख्वारिज और दहशतगर्दों ने अफगान तालिबान फोर्सेस मिलकर कल पाकिस्तान पे हमला किया। This is the Daud post.
एंड दिस पोस्ट इज अंडर कैप्चर, ये हमारे कब्जे में है, ये इनमें से बहुत सी पोस्ट इस वक्त। तो दिस शोज दैट हाउ विजिलेंट योर आर्म्ड फोर्सेज आर, दे वर एंड दे रिमेन एट मल्टीपल प्लेसेस। दिस इज पक्तिया। DGSPR ने मुहाज पर मौजूद मुख्तलिफ सिपाहियों के जोश जज्बे और अफगान चेक पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहराने की फुटेजेस भी दिखाई। आपके सोल्जर्स हैं। आज पाकिस्तान ने फितनुल खवारिज और फितनुल हिंदुस्तान को बताया है कि इनका किससे पाला पड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमने इनकी पोस्ट पे जहां से ये फायर कर रहे थे इनको पे कब्जा कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है उनकी पोस्टों पे। ये पाकिस्तान के बहादुर फौजी जोन से हैं, आपके जवान जोन से हैं, ये पाकिस्तान का झंडा उनकी पोस्टों पे लगा है। आप देखें कि कितने एहतराम से झंडा उतार रहे हैं अफगान तालिबान का, क्योंकि उस पर कलमा लिखा हुआ है। इट देयर परवर्टेड रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, जिसके फसाड के नीचे छुपते हैं ऊपर कलमा लगाते हैं, और ये पाकिस्तान का झंडा लग रहा है उस पोस्ट के ऊपर। The nation is proud of these soldiers who have rendered their lives, their sweat. इसके बाद DGSPR ने पाकिस्तान की जानिब से अफगान अस्करी तंसीबात पर किए गए टारगेटेड ड्रोन हमलों की तफसीलात भी बताई। ये जो ड्रोन्स के ज़रिए, आर्म ड्रोन्स के ज़रिए टारगेट किया गया है ऑफ डिफरेंट पोस्ट ऑल अलोंग दी पाक अफगान बॉर्डर। ये ग्लिम्पसेस आपको दिखाए जा रहे हैं, ये इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको दुनिया को पता चले कि इट वाज हाउ प्रोफेशनली, हाउ केयरफुली सिलेक्टेड द टारगेटिंग वाज डन। अनदर क्वाडकॉप्टर स्ट्राइक, ये एक और उनकी पोस्ट है, ये बख्तरबंद, ये उनकी व्हीकल्स को टेक आउट किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात की कार्रवाई में पाक फ़िज़ाइया ने भी हिस्सा लिया। DGSPR ने इस हवाले से भी फुटेजेस के साथ मीडिया को ब्रीफिंग दी। These are the infantry brigade headquarters, very carefully selected military targets and well away from the civilian area infrastructure। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप उनका झूठ जो ड्रामा है वो हम पहले भी देखते आ रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, आगे भी देखते आएंगे। ये काबुल का जो फ़ज़ा है उसके अंदर ये रात को जो फायरवर्क्स हुए हैं ये पूरी दुनिया ने देखे। कंधार, दिस इज द लॉजिस्टिक बेस डिस्ट्रॉयड। Brigade headquarter destroyed. Another brigade headquarter destroyed. So the corps headquarters, the brigade headquarters, logistic bases, ammunition depots, POL depots, and that is what has been done so far. And this is continuing. लगमान, ये आप देख रहे हैं उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, प्रिसाइज बुल हिट्स। पक्तिया, and there goes the post in flames. And lastly, Paktika, the corps headquarter, destroyed. लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कहा कि पहले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का शौक़ पूरा किया था, अब अफ़गानिस्तान को शौक़ हुआ है, तो उन्होंने भी देख लिया अफ़गान तालिबान रजीम को फ़ैसला करना होगा कि या वो दहशतगर्दों और दहशतगर्दी का इंतखाब करें या पाकिस्तान का इंतखाब करें। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है।
तमाम सियासी जमातें और सियासी लीडरशिप वाज़ेह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। पहले हिंदुस्तान को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया था, अभी अफगानिस्तान को शौक हुआ है कि उन्होंने देखनी थी। पाकिस्तान में अगर कोई किसी जगह पे, किसी शहर में कोई दहशतगर्दी का वाक़या कराता है, कोई सुसाइड बॉम्बिंग होती है, जिस तरह वो क्लेम करते हैं कि हम करेंगे करवाएंगे, तो इसका जवाब ना सिर्फ दहशतगर्दों को, उनके सरपरस्तों को, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को, जहाँ पे वो हैं फिर उनकी भी कोई जगह महफूज नहीं होगी। द ऑप्रेसिव अफगान तालिबान रजीम हैज़ टू मेक ए क्लियर चॉइस टू चूज बिटवीन TTP, DLA, Daesh, Al-Qaeda, the terrorists and the terrorist organization and between Pakistan. या वो दहशतगर्दी को और दहशतगर्दों को चूज करें या वो पाकिस्तान को चूज करें। Our choice is absolutely clear. It will always be Pakistan over everything. चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, whether they are the air frontiers, whether they are the sea frontiers, we are always vigilant. और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, so they are always welcome. दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो जंग है, इसमें पूरी कौम मुतहिद है। Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उसकी सहूलतकारी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बना था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं बनाया। एंड फ्रॉम 2014 टिल 2026 ये 12 साल का जो सफ़र है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे वो सेंटर की हूँ, राइट की हूँ, लेफ्ट की हूँ, चाहे वो हुकूमत में हूँ, हुकूमत से बाहर हूँ, दे हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड, फॉलोड एंड सेड yes to this national action plan। पाकिस्तान की फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज, और सबसे बढ़कर तो मैं सलाम पेश करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को। कोई है जो कि उनकी शहादतों, उनकी कुर्बानियों को जो झुटला सकता है, जो उनके साथ खड़ा नहीं है? Nobody, the whole nation is together। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल को खुली जंग करार दे दिया है। ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट के मुताबिक हमारा सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। जबकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जवाबी हमलों और पाक फिजाइया की कार्रवाई से मुतालिक अफगानिस्तान के अंदर से ऐनी शाहिदीन के जरिए मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं। BBC के मुताबिक काबुल के एक रिहायशी जो गुज़िश्ता रात के पाकिस्तानी फिजाई हमले के मकाम के करीब रहते हैं, उन्होंने बताया कि हमारे घर को एक धमाके की वजह से शदीद झटका लगा। पहले हमें लगा कि ये ज़लज़ला है, क्योंकि चंद दिन पहले काबुल में ज़लज़ला आया था। फिर हमने एक ज़ोरदार धमाका सुना। काबुल के रिहायशी, जिनका नाम हिफाजती वजूहात की बिना पर जाहिर नहीं किया जा रहा, उन्होंने मज़ीद बताया कि इलाके के लोग फ़ौरन बाहर निकल आए और सारी रात जागते रहे। इसके बाद कोई नहीं सोया, सब खौफज़दा थे। धमाके के कुछ देर बाद काबुल के ऊपर जेट तैयारे परवाज़ करते नजर आए। जब हमने ऊपर जेट तैयारे देखे तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये पाकिस्तानी तैयारे हैं। उन्होंने बताया कि हमले में निशाना बनने वाला इलाका हमारे घर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर था। मेरी बीवी और वालिदैन बहुत खौफज़दा थे। हम सब पूरी रात जागते रहे। इसी तरह सहाफ़ी समी यूसुफजई ने रात गए अपनी पोस्ट में तफसीलात बताते हुए लिखा कि ऐनी शाहिद ने मुझे बताया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और मिसाइल्स ने काबुल को हिला कर रख दिया है। 2 मिसाइल मेरे घर के ऊपर से गुजरे और शायद दारुल अमान के इलाके में जा गिरे, जिससे आसमान में आग के शोले नजर आए। साथ ही रात 2:10 पर पाकिस्तानी तैयारों ने काबुल को बमों से निशाना बनाया। समी यूसुफजई ने एक और पोस्ट में बताया कि तालिबान के एक अहलकार ने मुझे तस्दीक कर दी है कि काबुल के दारुल अमान के इलाके में एक मिलिट्री बेस को पाकिस्तानी मिसाइल या तैयारे ने निशाना बनाया है। गुज़िश्ता रात की झड़पों और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद आज दिन में अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी कार्रवाइयों का दिफा किया। अफगान मीडिया और BBC के मुताबिक ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी तनाज़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और ये कोई नया मसला नहीं है। तालिबान तकरीबन 4 साल से अफगानिस्तान में बरसरे इख्तिदार हैं, इसलिए पाकिस्तान के लिए अब अपने पुराने और घरेलू मसाइल को अफगानिस्तान पर थोपना कोई मायने नहीं रखता। हमने हमेशा मसले के पुरअमन हल पर जोर दिया है और अब भी हम चाहते हैं कि ये मसला बातचीत के जरिए हल हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अब तक के मुज़ाकरात में नाकामी की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पर डाल दी। हम पहले भी कह चुके हैं कि इस्लामी इमारत अफगानिस्तान मसले का पुरअमन हल चाहता है। हमने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए और मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत की, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान अब तक इस मसले को मुज़ाकरात और पुरअमन तरीके से हल करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जंग के लिए बहाने तलाश करता है और अपने अंदरूनी मसाइल को अफगानिस्तान से जोड़ता है, जो कि मुनासिब नहीं। हम उन ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं जिन्होंने खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया है और खित्ते में सलामती को यकीनी बनाने और दोनों ममालिक के दरमियान जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक खासतौर पर तुर्की पाक अफगान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए मुतहरिक हो गया है। सऊदी अरब, कतर और ईरान भी सालिसी की कोशिशें कर रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान ने पाकिस्तान
और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जबकि रॉयटर्स के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा से भी पाक अफगान तनाज़े पर बातचीत की है। इस हवाले से नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद की सिफारती ज़राए से खबर के मुताबिक तुर्की ने पाक अफगान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। तुर्की की तरफ से तनाज़ा ख़त्म कराने के लिए तजावीज़ दिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के राब्ते से मुतालिक दफ्तर ख़ारजा ने एलामी में बताया है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा को अफगानिस्तान की बिला इख्तियार जारियत के जवाब में पाकिस्तान के मौक़िफ़ और रद्द अमल से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया और हालिया सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। साथ ही वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का भी राब्ता हुआ है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को अफगानिस्तान की बिला इख्तियार जारियत पर पाकिस्तान के रद्द अमल के हवाले से ब्रीफ किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के अज़म का इयादा किया और करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। साथ ही कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा ने भी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता किया है। कतरी दफ्तर ख़ारजा के बयान के मुताबिक फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को ऐसे अंदाज में कम करने के तरीक़ों पर बातचीत की जो खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को बेहतर बनाए। जबकि कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा को अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की फ़ोन कॉल भी मौसूल हुई है, जिसमें पाक अफगान कशीदगी में कमी के हवाले से गुफ्तगू की गई। इसी तरह पाक अफगान कशीदगी कम करने के लिए ईरान ने भी सालिसी की पेशकश कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के बयान के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करें। ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन मदद को तैयार है। जबकि चीनी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने पाक अफगान कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि चीन सूरत हाल को ठंडा करने में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है और अपने ज़राए से इस तनाज़े में सालिसी करता रहा है। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कहा है कि दोनों ममालिक में मौजूद चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाएं। इसी तरह रूस का भी रद्द अमल सामने आया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने दोनों ममालिक पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर सरहद पार हमले बंद कर दें और सिफारती ज़राए से अपने इख्तलाफात हल करें। रूस की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रजामंदी की सूरत में सालिसी की पेशकश भी की गई है। इसके अलावा पाक अफगान तनाज़े पर रद्द अमल देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। अपने तर्जुमान के जरिए जारी बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जोर दिया कि बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ साहब मौजूद। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। DGISPR ने तफसीलात बताई, फिर आपने भी मीडिया पर आकर तफसीलात बताई। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म GHQ गए, उन्हें ब्रीफिंग दी गई, आप भी वहाँ मौजूद थे। फैसला क्या हुआ है? एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है? क्या अभी भी कार्रवाइयाँ जारी हैं या अब सिलसिला रुक गया है? नहीं, देखिए, कार्रवाइयाँ तो जारी हैं और आज DGISPR भी उन्होंने ही मेड इट अबंडेंटली क्लियर, उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दिया कि भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। देखिए, एक थ्रेट है जिसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान पर हमले होते रहे, दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, जिसमें अफगानिस्तान का किरदार बिल्कुल वाज़ेह था, उसके सबूत मौजूद थे। इस्लामाबाद कचहरी में वाक़या हुआ, इस्लामाबाद इमाम बारगाह में वाक़या हुआ, बन्नू में वाक़या हुआ। वी जस्ट लॉस्ट यंग लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज अहमद। तो ये तमाम तालिबान अफगानिस्तान से मिल रहे थे और फिर अफगानिस्तान ने जिस तरीके से रात के अंधेरे में हमारे बॉर्डर पे हमला किया, तो पाकिस्तान पर यह वाजिब था कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता और पाकिस्तान ने बड़ी मौसर और बहुत भरपूर एक जवाबी कार्रवाई की है जो कि जारी है। और इसमें बड़ा ख्याल रखा गया है कि कोई सिविलियंस टारगेट ना हो और ये प्योरली मिलिट्री और टेररिस्ट के ऊपर ये स्ट्राइक्स हैं, जिसमें काबुल के ग्रीन जोन को भी टच नहीं किया गया। और आपको जिस तरह तफसीलात बताई गई कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर से लेके, कोर हेडक्वार्टर से लेके, एम्यूनेशन डेपो से लेके उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। तो ये अभी एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, आगे देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। तारड़ साहब, जब ऑनगोइंग सिचुएशन और आपने कहा एक थ्रेट है जिसको न्यूट्रलाइज करना है, पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ कर रहा था वो टेररिस्ट जो वहाँ पर उनके ठिकाने हैं उन पर कर रहा था और यही कह रहा था। नाउ अब पाकिस्तान, जबकि अफगान तालिबान पर ये पाकिस्तान अब हमले कर रहा है इस जवाब में, जो कि उनकी तरफ से कार्रवाई की गई और पाकिस्तान की फौजी चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया, तो ये किस हद तक इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना है कि जब अब कार्रवाई ही अफगान तालिबान के खिलाफ हो रही है, काबुल में हो रही है, कंधार में हो रही है, दीगर एरियाज में हो रही है? देखिए, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे खैबर में, अगर आप ऊपर चले जाए चित्राल की तरफ, हर जगह पे इन्होंने स्कर्मिशेस की कोशिश की,
इन्होंने फायरिंग की कोशिश की, इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर इनकी इतनी सलाहियत थी नहीं। इनके पास आपको पता है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर बिल्कुल कोई कैपेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास मौजूद नहीं है। और इन्होंने एक तासर दिया इंडियन सोशल मीडिया के साथ मिलके, इंडियन मीडिया के साथ मिलके, कि पाकिस्तान का जो है वो नुकसान किया गया है, जो कि बिल्कुल एक झूठ पर मबनी था। तो कल जब भरपूर जवाब गया और इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाइयां की, तो अब आप देखेंगे कि वो प्रोपेगेंडा से भाग गए हैं। और आपको थोड़ी नरमी नजर आएगी कि जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं उसमें उनके कल के लहजे में और आज के लहजे में फर्क है। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप रोज रोज पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले भी करवाएं, दहशतगर्दों की सहूलतकारी भी करें, दहशतगर्दों की पुष्टपनाही भी करें, उनको ट्रेनिंग भी दें, और वो पाकिस्तान के अंदर आके कार्रवाइयां करें, और फिर आप पाकिस्तान की बॉर्डर को अटैक कर दें। ये तो नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान मगर तार साहब वो ये तो कह रहे हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कहा कि मसला बातचीत के जरिए हल हो, हम ये चाहते हैं। मगर वो साथ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी तनाज़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई नया मसला नहीं है। तालिबान तकरीबन 4 साल से अफगानिस्तान में आए हैं, इसलिए पाकिस्तान के लिए अब अपने पुराने और घरेलू मसाइल को अफगानिस्तान पर थोपना कोई माने नहीं रखता। वो अभी भी नहीं मान रहे कि TTP का खतरा और मसला अफगानिस्तान से ओरिजिनेट कर रहा है। हाँ शाहजेब साहब, आप देखिए ना कि आज जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन फायर किए, पाकिस्तान पर ही। अब ये जो ड्रोन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों ने कोशिश की, एक नाकाम कोशिश की, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन ड्रोन्स को भी मार गिराया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मगर ये साबित करता है कि दहशतगर्दों का अफगान तालिबान रेजीम के साथ गठजोड़ है। और इसकी टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन देखें तो देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान का अंदरूनी मसला कोई नहीं है, अंदरूनी मसला अफगानिस्तान का है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उनके 2 ग्रोहों ने एक दूसरे पर फायरिंग की है। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी है। आज CM KP ने भी स्टेटमेंट दी, जिसको हम वेलकम करते हैं, मुल्क के दिफा के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए सूरत हाल पर। बट ये दहशतगर्दों से गठजोड़, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विच इज एन इंटरनेशनल इशू, ये अफगानिस्तान का प्रॉब्लम है और इसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसमें बड़ी कामयाबी जो है हमें मिल रही है। मतलब मसला ये कि ज़ाहिर कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो वो पाकिस्तान का नहीं मुकाबला कर सकते, उनके पास ताकत नहीं है। मगर क्योंकि ये मामला शुरू हुआ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से, पाकिस्तान में फौजी अफसरान सिविलियंस की शहादत से, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने वहाँ कार्रवाई की, उन्होंने फिर कल दरअंदाजी की और फिर पाकिस्तान ने कार्रवाई की। ये चलेगा कैसे कि वो अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है, पाकिस्तान इस तरीके से कार्रवाइयाँ करेगा, फिर और टेररिस्ट अटैक होगा, तो ये सीक्वेंस कहाँ जाके रुकेगा? देखिए, अभी तो क्योंकि एक ऑनगोइंग सिचुएशन है और वो मामला चल रहा है, और ये जो ऑपरेशन है गजब लिल हक, ये आगे बढ़ रहा है, तो ये तो अभी एक डेवलपिंग और एक इवॉल्विंग सिचुएशन है ना, ये तो अभी चल रही है। ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये तो जब ये मामला खत्म होगा तो ये उसके बाद करने वाली बात है कि अब क्या करना है उसके बाद। मैं ये समझता हूं कि क्योंकि इस दफा सुसाइड अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स, उसके साथ साथ इन्होंने बॉर्डर पे हमला किया, तो पाकिस्तान वाज वेल विद इन इट्स राइट, पाकिस्तान हक बजानिब था कि पाकिस्तान ने एक भरपूर जवाब दिया और दे रहा है। तो जब पाकिस्तान समझेगा कि ये थ्रेट न्यूट्रलाइज हो गया है, तो उसके बाद लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। मगर अभी जिस तरह DG ISPR ने भी कहा कि एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, और ये उसके बाद देखना होगा कि ये किस तरफ जो है मामला जाता है। और साहब, और ज़ाहिर सालिस पहले भी बीच में आप पड़े थे, तुर्की बीच में आया, फिर सऊदी अरब की भी इन्वॉल्वमेंट आई, अब दोबारा तुर्की ने भी बात की है दोनों तरफ, कतर ने भी बात की है दोनों तरफ, सऊदी अरब ने भी बात की है तुर्की की तरफ से। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर कतर, सऊदी अरब, सबसे उनका राब्ता हुआ। क्या कहा है दोस्त ममालिक ने? कोई कहा है पाकिस्तान से कि सिलसिला ख़त्म किया जाए, बात आगे बढ़ाई जाए, या पाकिस्तान ने कोई गारंटी मांगी है? क्या हुआ है? देखिए, अभी तक तो उन्होंने कंसर्न शो किया है इस सिचुएशन के ऊपर, और वो चाहते हैं कि ये रिजॉल्व हो। ऑब्वियसली उनके बयानात यही कहते हैं कि जी रिजॉल्व भी हो और ये किसी तरह मामला जो है वो ठंडा भी हो। मगर देखिए, पाकिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, पाकिस्तान पर जब भी कोई हमला होता है, हर चीज के ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान से मिलते हैं। और ये देखिए, मैंने जो आज खुल के बात की, शाहजेब साहब, ये एक ऐसी रजीम है जो जबर पर मबनी है, जिसने खवातीन को 13 साल की उम्र के बाद एजुकेशन का राइट बाय लॉ से ले लिया है। 18 से 29 साल के दरमियान जो खवातीन है, 80% वो कोई प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकती, वो कोई काम नहीं कर सकती।
पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकती, फोर्स बनाई है जो उनको फिजिकली रोकेगी अगर वो बोले भी, कोई काम भी करें, और पनिशमेंट है उनके लिए, और वो सीवियर पनिशमेंट है। फिर जो परवर्जन ऑफ रिलीजन है कि इस्लाम को अपने मकसद के लिए अपनी तशरीह करना, इस्लाम का तो इन्होंने जो है वो कोर प्रिंसिपल को वायलेट किया। अब लॉ है कि एक लोअर क्लास बनाई है, जिस तरह हिंदू कास्ट सिस्टम था उसमें इन्होंने एक लो कास्ट बनाई है, एक लो क्लास कि जिसको मारा भी जा सकता है और जिसको फिजिकली सजा दी जा सकती है, मगर एलीट को सिर्फ वार्निंग इशू की जाएगी। मुझे बताइए कि जो सोसाइटी जिसको लोगों की हिमायत हासिल ना हो, जो जबर पर मबनी हो, जो इस तरह की कवानीन बनाए वहां पे, और वो बिल्कुल हर शय तहस नहस कर दे और खवातीन, बच्चों और माइनॉरिटीज को स्पेशली टारगेट करे, वैक्सीनेशन ना कराने दे, तो मैं समझता हूं कि इनका तो बिल्कुल एक मॉरल राइट ही कोई नहीं है। तो अभी तो एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू आपने। पाकिस्तान वाज़े कर रहा है कि सूरत हाल अभी तक ऑनगोइंग है, यानी पाकिस्तान का ऑपरेशन जारी है, पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ जारी है। ये मामला किस हद तक आगे बढ़ सकता है, कहाँ तक जा सकता है, इस हवाले से तज़किया लेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमत पाकिस्तान वाज़े कर रही है कि इस वक्त ये ऑपरेशन ऑन गोइंग है और अब इतलात आ रही हैं कि एक दफ़ा फिर झड़पें हो रही हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी इलाकों पर। हमारे साथ इन्फॉर्म साफ़ी मौजूद है, इफ्तिखार फिरदौस साहब। इफ्तिखार फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इफ्तिखार फिरदौस साहब, अब हुकूमत की तरफ से भी और DGISPR की तरफ से भी कहा गया कि ऑपरेशन जारी है, रुका नहीं है, और हुकूमत कह रही है कि जब तक खतरा न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। अब पहले कार्रवाई होती थी जो TTP के हाइड आउट से वहाँ, उनके खिलाफ, अब कार्रवाई हो रही है अफगान तालिबान के खिलाफ। ये मामला आपको कहीं जाके रुकता नजर आता है? क्योंकि आज भी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमारा मसला नहीं है, TTP का मसला हमारा मसला नहीं है, पाकिस्तान का अपना मसला है। अनफॉर्चुनेटली शाहजेब, अभी तक जितनी भी गुफ्तगू हुई है और कुछ का जिक्र आपने किया, सम पब्लिक रिकॉर्ड है और कुछ पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो बातचीत का आज शाम तक, अफ्तारी तक जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकला था, उसके अंदर बात इस पे पहुंची है कि पाकिस्तान ने 5 पॉइंट्स जो है वो आगे रखे हैं, और ये 5 पॉइंट्स वही हैं जहां से तुर्की के अंदर जो है वो बात टूट गई थी, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे, क्योंकि उनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो अफ़गान तालिबान ने करनी थी और कुछ चीज़ें पाकिस्तान और जो है अफ़गानिस्तान उन्होंने मिलकर जो है वो करने थे। उसके बाद से जो है जो ज़बीहुल्लाह साहब का जो है जो बयान आया, उसमें बहुत क्लियर था कि वो कुछ करने वाले हैं नहीं। आज तकरीबन अफ्तारी के बाद से 10 मिनट तक कुछ जो है बॉर्डर के ऊपर स्कर्मिशेस जो है वो शुरू हो गए, और अब से कुछ देर पहले अफगान ऑफिशियल्स ने जो उनके गवर्नर्स हैं उन सूबों के जो बाउंड्री एरिया से बिल्कुल करीब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान कर दिया है कि उन्होंने जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की है उसकी वजह से उन्होंने एक और रिटेलिएशन जो है वो शुरू कर दी। इस वक्त पे जब हम बात कर भी रहे हैं तो 3 ऐसे एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हैं, खोस्त, नंगरहार और पक्तिया, जहां पर इस टाइम पर एक घुमसान की लड़ाई जो है वो शुरू है और कंटिन्यूस जो है वो क्रॉस फायर हो रहा है। इससे अलावा जो है वो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कहा कि हमने आज शाम के टाइम पर जो उनका एरिया है बमियान, वहाँ पर जो है हमने एरियल जो है वो बॉम्बिंग की और तालिबान के एसेट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय किया है। अब लग़मान एक ऐसा एरिया है जो इससे पहले इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा जो है वो नहीं था, तो जो DGISPR की बात थी कि ऑपरेशन रुका नहीं और तब तक नहीं होगा जब तक इसका जो है अपने हैंड्स तक जो है वो नहीं जाता, तो उसमें बहुत क्लैरिटी है कि मुझे तो मज़ीद एस्केलेशन ही इस टाइम पर नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं से कोई झुकाव नज़र नहीं आ रहा। बाकी रहा जो डिप्लोमेटिक ऑप्शन है जिसका आपने जिक्र किया, ये सारे वही डिप्लोमैट्स हैं और सारे वही ममालिक हैं जो एक दफ़ा इस पूरे प्रोसेस को जो है वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब जब वो टेबल पे बात करना चाहते हैं तो वही बातें जो है वो रिपीट हो रही है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो उनके पास भी बात आगे बढ़ाने के लिए जो है कोई चीज़ है नहीं। लिहाजा बात इसी पर आके रुकेगी कि जब तक अफगान तालिबान उन 5 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो अमल नहीं करेंगे, लगता नहीं है कि ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो अब अफगानिस्तान की तरफ पाकिस्तान ले गए रुकेगा। इस वक्त हुकूमत है अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में,
वो हासिल क्या कर सकते हैं इस बात से कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हों? उसके जवाब में पाकिस्तान उनके अंदर कार्रवाइयाँ करे। और अब तो बाकायदा अफगान तालिबान को टारगेट किया गया, जब अफगान तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया है और उन पर कब्जा किया है। अगर इसके जवाब में वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की और कार्रवाइयाँ भी करा लें, वो हासिल क्या करते हैं? ये जो लड़ाई है पाकिस्तान के साथ, उसमें इतनी जिद के सालिस भी नहीं कामयाब हो पा रहे, क्या हासिल करते हैं वो? देखें, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है और उसके लिए अफगान तालिबान की और इस पूरी जंग की एक पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि इनकी आइडियोलॉजिकल पैटर्न्स हैं क्या। लेकिन कुछ जो आइडियोलॉजी है और कुछ उन्होंने मिथ्स जो है वो क्रिएट किए हुए हैं, जिनको वो समझते हैं कि ये हकीकत है कि जैसे हमने सारों को कुचल दिया और 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दे दी और कुछ है नहीं, तो ये सारी माइथोलॉजी है जिसका हकीकत के साथ अगर आप एनालिसिस करें तो ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ इसका कोई ताल्लुक है नहीं। उस टाइम की सिचुएशन जो है वो अलहदा थी। दूसरा एक उसका आइडियोलॉजिकल पैटर्न है, क्योंकि अगर वो इनमें से किसी ग्रुप्स के खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो करते हैं तो वो पूरा जो एमिरेट्स का उनका कॉन्सेप्ट है वो टूट जाएगा। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट है जो वो पुश भी कर रहे हैं, और आपने देखा भी होगा कि हर बार जब पाकिस्तान जो है वो टारगेट करता है अफगानिस्तान में किसी एरिया को, तो सिर्फ और सिर्फ सिविलियन कैजुअल्टीज की पिक्चर्स, और उसमें भी बहुत सारी ऐसी हैं जो काफ़ी पुरानी है या किसी और ममालिक से हैं, वो आ जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि अफगान तालिबान एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है और एंटी अफगानिस्तान ये जो पाकिस्तान का ऑपरेशन है उसके लिए उनको फ़ायदा ये है कि वो अपने लोगों को मिलाने की जो है वो कोशिश जो है वो कर रहे हैं कि देखें ये पाकिस्तान जो है हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और हम तो आप लोगों की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। तो वो कई फ़ायदे से जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप उसको जो है वो इंटेलिजेंस की नज़र से जो है वो देखें तो उसमें एक क्लियर पैटर्न नज़र आता है, और यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी है कि अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की सरजमीन जो है ये एक फुल फ्लैज प्रॉक्सी वॉर जोन जो है वो बन चुका है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मौक़िफ़ है, जिसके अंदर एक रेंटियर आर्मी नज़र आती है जो पूरे खत्ते को डिस्टेबलाइज कर रही है और जो उनकी बात नहीं मानता। उन्होंने अपने साथ कुछ ऐसी प्रॉक्सीज रखी हुई हैं जो उनको इस्तेमाल करता है। और इम्पॉर्टेंटली शायद आपके प्लेटफॉर्म से ये भी बात करूं कि आज शाम को जो ग्रुप्स जिनके खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है, खुसूसी तौर पर TTP, उन्होंने जो है ऐसी स्टेटमेंट्स देना जो है वो शुरू कर दी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि अब वो पाकिस्तान के अंदर जो है अटैक्स में तेज़ी के लिए उन्होंने जो है बात की है। और साहब, और ज़ाहिर है आप एक इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, तो ये जो सलाहियत है ये कितनी है? क्योंकि कार्रवाइयाँ तो वो पहले ही कर रहे थे, पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हो रहे थे, पाकिस्तान के सिविलियन शहीद हो रहे थे, जिसके जवाब में ही पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की थी और ये सूरत हाल फिर यहाँ पर आकर पहुँची है। तो और क्या कितनी सलाहियत है और कितना पाकिस्तान में इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? देखें, कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर रोकना तो वो किसी मुल्क के बस की बात भी नहीं है। CIA से 9/11 जो है वो हो गया और ब्रिटिश इंटेलिजेंस से जो है वो 6/7 जो है वो हो गया, तो कहीं पर कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और साथ में ही ये मुल्क है और 2610 किलोमीटर का बॉर्डर है। आप सारी जगहों पर पूरी फौज भी लगा दें तब भी जो है वो मूवमेंट जो है वो नहीं रोक सकते। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। और लेकिन पाकिस्तान के पास टाइम का इशू है, क्योंकि एक पाकिस्तान के जो बड़े इकनॉमिक जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो हम ये समझते हैं कि 2032 तक जो इन एरियाज़ के अंदर में सेटलमेंट जो है वो होना चाहिए था, अब वो नहीं हो पाएगा। और एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो वेस्टर्न फ्रंट से रिलेटेड है, क्योंकि वो जो सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो या तो KP में हैं या फिर बलूचिस्तान के अंदर है, जिनके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है वो चाहिए। तो अगर वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है वो आग लग जाती है और हमारे इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को जो है वो टारगेट किया जाता है, तो इट्स नॉट ओनली द ह्यूमन कॉस्ट, इट इज़ ऑल्सो द फाइनेंशियल कॉस्ट दैट विल आल्सो बी अ प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, प्रोग्राम खबर की तफसीलात आपके सामने रखी। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है और आखिरी ओवर में हराया है। इसलिए पाकिस्तान के चांसेस अभी तक बाकी हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कल पाकिस्तान को श्रीलंका को या तो 64 रन से हराना है, या फिर अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करता है और पाकिस्तान को कोई भी टारगेट देता है तो पाकिस्तान को वो टारगेट 13.1 ओवर्स में पूरा करना है। और इसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड का रन रेट बहुत बेहतर हो गया था। अगर कल पाकिस्तान श्रीलंका को हराता है तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के पॉइंट्स 3-3 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की वजह से बराबर हो गया था, मनसूख हो गया था और पॉइंट्स दोनों को 1-1 मिले थे। और उसके बाद
जो न्यूजीलैंड है उसने श्रीलंका को हराया, पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया, तो पाकिस्तान कल का मैच जीते और जीते या तो 64 रन से या फिर चेस करे 13.1 ओवर्स में, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। वरना अगर कल पाकिस्तान मैच जीत भी गया, श्रीलंका को पाकिस्तान ने हरा भी दिया, मगर मतलूबा टारगेट इन ओवर्स में ना मुकम्मल किया 13.1 ओवर्स में, या फिर 64 रन से ना शिकस्त दी, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकेगा। इस ग्रुप से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। यानी इतनी बुरी कारकर्दगी के बाद भी, इतनी बुरी कप्तानी के बाद भी, इतनी बुरी टीम सिलेक्शन के बाद भी पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का इम्कान मौजूद है, मगर इम्कान उसी सूरत में है कि पाकिस्तान मैच जीते भी और बड़े मार्जिन से जीते, वरना पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जुमेरात को अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत से मुज़ाकरात का फैसला किया गया और अब खबर सामने आई है कि हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हो गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की ज़राए से खबर के मुताबिक हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की मुशावरत के बाद पहला राब्ता हुआ है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई और वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर से मुलाकात के एजेंडे पर भी मुशावरत हुई है। इसके अलावा इमरान खान की सेहत और हुकूमती मुज़ाकराती अमल से मुताल्लिक भी गुफ्तगू हुई है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से जब पार्लियामेंट के बाहर सवाल हुआ कि राना सनाउल्लाह ने आपके बयान का मस्बत जवाब दिया है और कहा है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो महमूद खान अचकज़ई ने जवाब दिया कि राना सना जिंदाबाद। राना सनाउल्लाह ने आपके बयान का बड़ा मुस्बत जवाब दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आपके जवाब पे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से बात करते हुए मुलाकात की तस्दीक की और बताया कि इमरान खान के केसेस और सेहत के सिलसिले में मुलाकात हुई है। हमने दरख्वास्त की है कि ये एक सीरियस मसला है, इस पर ऑर्डर करें। हाँ, मुलाकात हुई है। देखो, हमारी यही रिक्वेस्ट है, इस्तदा खान साहब की केसेस के सिलसिले में, खान साहब के सेहत के सिलसिले में उसको वही इस्तदा की है। क्या कहा इसके जवाब में? हम कोशिश कर रहे हैं जो भी कानूनी आईनी तरीक़ेकार है वो अडॉप्ट करेंगे। तो रजिस्ट्रार ऑफिस खुद आप लोगों को मुलाकात में कहता रहा है कि दरखास्त जमा कराएं, हम देख लेंगे। दरखास्त आई तो इतराज लगा के वापस कर दिया उन्होंने। खैर, एतजाज लगा दिया, उसको नहीं करना चाहिए था। एतराज वाला केस नहीं है ये, तो फौरन इवन एक आम चिट्ठी पे भी लगाना चाहिए था। ये बहुत सीरियस मसला है। हम उनसे रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि इसका इदराक रखो और काइंडली इस पर जरूर कोई ऑर्डर। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में अहले खाना और जाती मौलिज की मौजूदगी में इलाज कराने का हुक्म दिया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर 2 एतराज़ात आयद किए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फौजदारी मुकदमे में 12 फरवरी को हुक्म जारी कर चुकी है। दरख्वास्त गुजार मुतल्लिका फोरम यानी हाई कोर्ट से रुजू करें। दरख्वास्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बगैर दाखिल की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 के रूल 5 ऑर्डर 7 के तहत काबिल समात नहीं, दरख्वास्त वापस की जाती है। आज इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा और नईम हैदर पंचोता चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी की अदालत में पेश हुए और इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की खबर के मुताबिक इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारी दरख्वास्त मुकर्रर कर दें। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त एतराज़ात के साथ कल वापस की जा चुकी है। दरख्वास्तें ता हुक्म सानी ज़ेर इल्तवा रहेंगी। ऐसी कोई दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने कल जल्द समाअत की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने इमरान खान के इलाज का हुक्म दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालत ने हुक्म नहीं जारी किया था, बल्कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी। आप अदालत का फैसला दोबारा पढ़ लें। सेहत का इशू ज़ेर इल्तवा नहीं। इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि सियासी या कानूनी नहीं बल्कि इंसानी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकली की इस्तदा है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इंसानी बुनियादों पर ही मेडिकल चेकअप करवाया गया था। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरी बात समझने की कोशिश करें। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने लतीफ़ खोसा को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको 1992 से जानता हूँ, आप क्या बोल रहे हैं और किस चैनल से बोल रहे हैं सब समझ रहा हूँ। चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि खोसा साहब आप सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार जानते होंगे। रजिस्ट्रार से मुलाकात करें, अगर वो एतराज़ात की कॉपी ना दें तो आप अदालत आ सकते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि कल ऑर्डर हुआ है तो हमें अभी तक किसी ने आगाह क्यों नहीं किया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ईरान पर अमेरिका के मुमकिन हमले और खित्ते में एक बड़ी जंग के खतरे के साए में जेनेवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर पेशरफ्त के दावों के साथ ख़त्म हो गया है। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि दोनों ममालिक जंग से बचने के लिए किसी मुआहदे तक पहुँच पाएंगे या नहीं। कल जेनेवा में ओमान के सिफारत खाने में ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान 2 इजलासों पर मुश्तमिल कई घंटों तक बातचीत हुई। तीसरे दौर के मुज़ाकरात के इख्तिताम के बाद सालिस मुल्क
ओमान के वजीर खारजा सैयद बदर बिन हमद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमने आज का दिन अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के बाद मुकम्मल कर लिया है। अपनी अपनी हुकूमतों से मशवरे के बाद जल्द मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे और अगले हफ्ते तकनीकी सतह पर बातचीत वियना में होगी। इससे पहले मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द की क़यादत करने वाले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी कहा था कि मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे और मुज़ाकरात में पेशरफ्त अच्छी रही है और मुमकिना मुआहदे के निकात पर निहायत संजीदगी से बातचीत हुई है और कुछ उमूर पर हम किसी समझौते के बहुत करीब पहुँच गए हैं। मुज़ाकरात के इन तवील और इंतहाई संजीदा घंटों के दौरान हमने अच्छी पेशरफ्त की और मुमकिन मुआहदे के नुकात पर निहायत संजीदगी से बातचीत की, चाहे वो जौहरी मामला हो या पाबंदियों का मसला। कुछ उमूर पर हम अब किसी समझौते के बहुत करीब पहुँच गए हैं, ताहम कुछ दीगर मामलात पर अब भी हमारे दरमियान इख्तिलाफ राय मौजूद है। मुज़ाकरात में ये भी तय पाया है कि बहुत जल्द, शायद एक हफ्ते से भी कम वक्त में, मुज़ाकरात का अगला दौर मुनक्किद किया जाएगा। ओमान और ईरान के हुक्काम का कहना है कि मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है, लेकिन कई घंटों के मुज़ाकरात के बावजूद किसी मुआहदे के लिए कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया है, जिसके लिए अमरीकी सदर ट्रंप ने 19 फरवरी को ईरान को 10 से 15 दिन की मोहलत दी थी। ऐसे में ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक दोनों फरीक अपनी अपनी हुकूमतों से मुशावरत के बाद जल्द दोबारा मुज़ाकरात शुरू करेंगे और अगले हफ्ते वियना में तकनीकी सतह की बातचीत भी होगी। सारी सूरत हाल में अक्सर तजियाकार कल जेनीवा में होने वाले मुज़ाकरात को सदर ट्रंप की जानिब से सिफारतकारी को दिया जाने वाला आखिरी मौका करार दे रहे थे, लेकिन ये मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म हो गए, जिससे खित्ते में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। जबकि अमरीकी फिलहाल मुज़ाकरात के हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया है। ताहम अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक एक आला अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि मुज़ाकरात मस्बत थे, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर कोई तफसीलात फराहम नहीं की। ये मुज़ाकरात इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया में बहुत से लोगों के नज़दीक ये मुलाकात सिफारतकारी का आखिरी मौका समझी जा रही थी। इससे पहले कि सदर ट्रंप ये फैसला करें कि जंग शुरू करनी है या नहीं, दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरड कुशनर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान बातचीत कई घंटों तक जारी रही और यह बातचीत सुबह और शाम के 2 सेशंस पर मुश्तमिल थी। एक जरिए के मुताबिक सुबह के सेशन में ईरान के मौक़िफ़ पर अमरीकी वफ़द मायूस था। सुबह के पहले सेशन के बाद दोनों फरीक़ों ने वक्फा लिया, जिसके बाद स्टीव विटकॉफ और जेरड कुशनर ने यूक्रेनी हुकाम से मुलाकात की और फिर शाम में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए। आम बात यह है कि वक्फे के दौरान एक ईरानी ओहदेदार ने मीडिया को बताया कि ईरान ने मुस्तकिल तौर पर यूरेनियम अफजोदगी तर्क करने, अपनी जौहरी तनसीबात ख़त्म करने और यूरेनियम का ज़ख़ीरा मुल्क से बाहर मुंतकिल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ईरानी ओहदेदार ने मज़ीद कहा कि ईरान की तजवीज़ में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में यूरेनियम के ज़ख़ीरे की अफजोदगी को महदूद करना शामिल है। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक जेनीवा में पेश किया गया हमारा प्रपोजल सियासी तौर पर संजीदा और तकनीकी तौर पर तख्लीकी है और उसमें फौरी मुआहदे के लिए दरकार तमाम अनासिर शामिल हैं। ताहम अमरीकी हुक्काम के मुताबिक सुबह के सेशन के बाद स्टीव विटकॉफ और जेरड कुशनर ईरानी मौक़िफ़ से मायूस थे, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि शाम के सेशन के बाद उनकी राय में कोई तब्दीली आई या नहीं। और अगर उन्होंने ट्रंप को ये रिपोर्ट दी कि कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई तो फौजी हमले का इम्कान बढ़ सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।